लर्न एंड डिस्कवर विद चौधरी के नाजरीन को अम्मार चौधरी का सलाम। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको तिब की तारीख के मगरिब के उन नज़रियात के बारे में बताएंगे जिन्हें मुसलमान साइंसदानों ने आकर बदला और तिब की तारीख में एक नया इनकलाब लेकर आए जिसके मगरिब आज भी मोतरफ हैं। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तिब की तारीख के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। एक सबसे बड़ी गलत फहमी इस अकीदे को मानना है कि 400 साल पहले तक ये ज़्यादातर क़ियास राइयों पर चलती थी। लेकिन इस अकीदे की सबसे बड़ी वजह चार्ल्टन मेडिकल के माहिरीन थे जो कि जाली किस्म के इलाज बेच रहे थे। लेकिन तिब की दुनिया में मुसलमान साइंसदानों ने आकर बहुत अहम किरदार अदा किया। हम अब आपको उन गलत नज़रियात के बारे में बताएंगे जिन्हें मुसलमान साइंसदानों ने आकर बदला। दूसरी सदी ईस्वी में एक यूनानी तबीब गैलन था जिसे तिब की दुनिया का बहुत बड़ा माहर समझा जाता था, क्योंकि गैलन के कुछ नज़रियात अपने दौर के हिसाब से बहुत इनकलाबी थे, लेकिन इसके बहुत से नज़रियात में बहुत सी खामियां थी। इन्हीं खामियों बड़े नज़रियात में एक नज़रिया ह्यूमर थ्योरी भी था। ह्यूमर थ्योरी के मुताबिक इंसानी जिस्म 4 चीज़ों खून, जर्द पित्त, काला पित्त और बलगम पर मुश्तमिल होता है। इन चारों सियालों के अदम तवाज़ुन से ही इंसानी जिस्म में बीमारियां जन्म लेती हैं। कई सदियों तक बहुत से तबीबों ने गैलन के नज़रिए को तस्लीम किया, लेकिन 9वीं सदी ईस्वी में पहली मरतबा इसके नज़रिए को चैलेंज करने वाला कोई और नहीं, मुसलमान साइंसदान मोहम्मद अल ज़िक्रिया अल राज़ी था, जो कि बाद में अल राज़ी के नाम से मशहूर हुए। अल राज़ी के मुताबिक जिस्मानी बीमारियां ह्यूमर थ्योरी के कंसेप्ट की वजह से नहीं होती। अल राज़ी ने आम मसाइल जैसे खांसी, सरदर्द और कब्ज़ के लिए मखसूस और मौसर इलाज तैयार किया, लेकिन अल राज़ी सिर्फ जिस्मानी बीमारियों की वजूहात या अलामात तक महदूद ना थे। इन्होंने तिब के लिए एक किताब दी जिसे वर्चुअस लाइफ कहा जाता है। ये मेडिकल दुनिया की इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर जानी जाती है। अल राज़ी का मानना यह था कि डॉक्टरों को खुदा की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर किसी के साथ भलाई करें, ख्वाह वो दोस्त हो या दुश्मन, अमीर हो या गरीब। अल राज़ी बगदाद के अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे और इनके काम ने सदियों तक मुसलमान दुनिया और यूरोप में डॉक्टरों की आने वाली नस्लों की रहनुमाई की। अगले अजीम मुसलमान तबीब और शायद सबसे ज़्यादा मारूफ इब्न सीना थे, जिसे यूरोप में एविसीना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तिब की दुनिया में वो नज़रिया पेश किया जिसे शायद अल राज़ी भी पेश ना कर सके। इन्होंने कहा कि जिस्म में मौजूद हर चीज़ को वाक़यात की वजह से समझा जा सकता है। अगरचे ये आज के तरक्की याफ्ता दौर में एक आम सी बात लगती है, लेकिन 11वीं सदी के अवाइल में ये एक नया ख्याल था जिसे इब्न सीना साबित करना चाहते थे। कई सालों के मुशाहदे और साइंसी मुताले की बुनियाद पर इन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि बीमारियाँ हवा, पानी या मिट्टी के ज़रिए फैल सकती हैं और हर बीमारी की मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं, इसलिए इसका इलाज भी मुनफरिद तरीके से होना चाहिए। इन्होंने तजर्बाती तिब की बुनियाद रखी। अपनी यादगार किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन में इन्होंने इसरार किया कि अद्वियात को कंट्रोल शुदा हालात में आजमाना चाहिए और सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर इन पर भरोसा ना किया जाए, जैसा कि एक दौर में गैलन करता था। वो दवाएं जो आलमी तौर पर मौसर ना थीं, इसके लिए कोई माने ना रखती थीं, क्योंकि इनका मानना था कि तिब मुशाहदे और अक्ल पसंदी की किताब है, ना कि तज़फ़्फ़ुफ़ या किस्मत की। इनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोपीय मेडिकल स्कूलों में बहुत मशहूर थी और 17वीं सदी ईस्वी तक इनकी किताब यूरोपीय मेडिकल स्कूलों में पढ़ाई जाती रही। और ऐसे ही चीन के युआन ख़ानदान के कहने पर चीनी मुस्लिम कम्यूनिटी ने इसके चीनी ज़बान में तर्जमे किए। ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि इस किताब में एनेस्थीसिया, ब्रेस्ट कैंसर, रेबीज़, टॉक्सिन, अल्सर, गुर्दे की बीमारी और टीबी जैसी बीमारियों की पूरी तफसील मौजूद थी। इसके अलावा इसी किताब में इब्न सीना ने लिखा था कि मनफी ख्यालात भी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। इब्न सीना का दौर ही मुस्लिम दुनिया का सुनहरी दौर माना जाता है। इस दौर में बहुत से अस्पतालों की तामीर हुई। इन अस्पतालों की तामीर का मकसद गरीब शहरियों की सेहत का ख्याल रखना था। अमीर लोग प्राइवेट डॉक्टरों की खिदमत हासिल कर सकते थे
اور ان کے علاج کے لیے ادائیگی بھی کر سکتے تھے، لیکن غریبوں کے پاس ایسی کوئی عیش و عشرت نہ تھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس دور کے خلفاء نے عظیم شہروں میں بڑے بڑے ادارے قائم کیے، جن کا مقصد ہر اس شخص کو سستی یا مفت صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنا تھا جسے اس کی ضرورت ہو۔ 9ویں صدی کے اوائل میں بغداد میں پہلے ہسپتال نظر آنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہسپتال بڑھتے گئے، وہ سائز اور دائرہ کار میں جدید ہسپتالوں سے مشابہ ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں ماہرین اور سرجن سمیت درجنوں ڈاکٹر اور نرسیں تھیں۔ ان میں بیرونی مریضوں کے مراکز، نفسیاتی وارڈ، سرجری کے مراکز شامل ہیں۔ شاید سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ اس دور کے ہسپتال ان لوگوں کے لیے مفت تھے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، جو آج کے ریونیو سے چلنے والے ہسپتالوں سے بہت دور ہے۔ ان ہسپتالوں کے سرپرستوں کے لیے ہمدردی کی نبوی مثال واضح تھی۔ ان کی نظر میں اسلام پر مبنی معاشرے سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے تمام شہریوں کا خیال رکھیں، چاہے وہ کسی بھی نسل یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ سب سے پہلے بغداد میں قیام پذیر ہونے کے بعد علاج کے لیے یہ روشن خیال ادارے 10ویں سے 14ویں صدی کے دوران باقی مسلم دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئے۔ ہسپتال قاہرہ، دمشق، بغداد، مکہ اور مدینہ اور یہاں تک کہ دور کرناٹکا کے علاقے میں بھی پائے جا سکتے تھے۔ عثمانیوں نے بعد میں عوامی ہسپتال کی اس روایت کو جاری رکھا، اور یہ ان کے طویل دور حکومت کے دوران ہی تھا کہ یورپ میں اس کا آغاز ہوا۔ یورپ میں نشاط ثانیہ کے دور میں یورپی اقوام نے الرازی اور ابن سینا کی کتابوں کا اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے ان کے علم کو محفوظ کر لیا، اور اس لیے آج کل طب کے بارے میں جتنی بھی یورپی کتابیں ملتی ہیں، ان کی بنیاد الرازی اور ابن سینا کی لکھی ہوئی کتابیں ہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا طب کی دنیا میں مسلمان سائنسدانوں کا کام۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔